नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं जी पुरवैया। आज पहली बार कैसे शुरू करें समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो पत्रकारों की प्रजाति इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो भावनाओं से ऊपर उठ चुकी है। लाश लिए घूम रहे किसी के परिवार के सदस्यों से ये पूछने में दिक्कत नहीं होती है कि आपका परिवार बर्बाद हो गया, आपको कैसा लग रहा है। फिर भी मुझ जैसे लोग अभी क्योंकि उस मुकाम पर नहीं पहुंचे, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। तो मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि डीएनए में मेरा सफर आज आपके साथ यहीं खत्म हो रहा है। आखिरी बार आज आपसे मुलाकात हो रही है। जो सम्मान और स्नेह आप सबसे मिला है उसको बयां करना बहुत ही मुश्किल है। एक ऐसे दौर में जहां पत्रकार मार खा रहे हैं, पत्रकारिता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, तथाकथित बड़े पत्रकारों को सत्ता पर भिनभिनाने वाली मक्खी की तरह ही देखा जाता है। ऐसे में मुझे कई लोग मिले जिन्होंने इस शो की तारीफ की, निष्पक्षता की तारीफ की। हम सब जो इस फील्ड में काम करते हैं वो आपसे कई तरह से जुड़ते हैं। किसी को शो की ओपनिंग में सुकून मिलता है, किसी को किसी खास पार्टी पर उठाए गए सवाल अच्छे लगते हैं, किसी को अंदाज अच्छा लगता है, किसी को भाषा अच्छी लगती है, कोई आलोचना भी करता है। पर हमें खुद नहीं पता होता है कि हम आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुके होते हैं। इसका दूसरा पहलू भी है कि जिस तरह से आप हमसे जुड़े होते हैं उसी तरह हमारे लिए भी आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। वरना ये जो बातचीत है अभी हो रही है आपसे, वो एक तरफा बात लगेगी। और एक तरफा बात करने की कला इस देश में सिर्फ दिग्विजय सिंह साहब जानते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उनकी पार्टी भी समझ नहीं पाती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे याकूब मेमन की फांसी पर उन्होंने कहा कि आतंक के अन्य मामलों को लेकर सरकार और न्यायपालिका की विश्वसनीयता अब खतरे में है। अब बताइए, रात भर जाकर जज साहब इस मामले की सुनवाई करते रहे और रात भर आराम करके दिन में दिग्विजय सिंह को न्यायपालिका की विश्वसनीयता ही खतरे में दिखती है। मतलब एक आतंकी को फांसी नहीं देने से लोगों का विश्वास सरकार में कैसे बहाल हो जाएगा समझना मुश्किल है। अच्छा हुआ दिग्विजय सिंह इस देश के वित्त मंत्री नहीं है, वरना कहते कि देश से गरीबी मिटाने का तरीका यह है कि सारे अमीरों की संपत्ति सीज कर लीजिए, सभी बराबर हो जाएंगे। मतलब कसाब को फांसी देकर जो कांग्रेस ने कमाया, दिग्विजय सिंह ने याकूब मेमन के मामले में बयान देकर डुबा दिया। खैर, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि डीएनए के सफर में आप मेरे साथ रहे। अपने बारे में बोलने में दिक्कत यह है कि आप बोलते बोलते कब अपनी तारीफ करने लगते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए इस विषय को यहीं विराम देते हैं और एक आखिरी बार शुरू करते हैं आज की खबरों का डीएनए टेस्ट। ये खबर चारों तरफ चल रही है कि जीतन राम मांझी साहब ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है कि वो अब मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। बयान बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार शायद फाइनल वाला हो, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं, इस पद की रेस में नहीं हूं, मैंने जबान दे दी है बीजेपी को, अब ऐसा नहीं होगा। और इस खबर के बाद एक बहुत ही बेसिक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जब जीतन राम मांझी सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किए जाएंगे या नहीं रहेंगे, तो उनका जो एक समर्थक वर्ग है जो नीतीश कुमार से अलग होने के बाद उनके साथ जा रहा था या पिछड़ों का वोट उनके साथ जा सकता था, क्या उनके सीएम कैंडिडेट नहीं रहने के बाद भी वो पूरा का पूरा वर्ग उसी उत्साह में जीतन राम मांझी के साथ रहेगा? यानी मांझी के सीएम कैंडिडेट होने में और नहीं होने में क्या कुछ अंतर भी हो सकता है? हमारे साथ एमके सिंह साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, उनसे चर्चा करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। बहुत बहुत स्वागत है सर। मुकेश सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी के सीएम कैंडिडेट होने में और नहीं होने में दोनों में क्या कोई फर्क भी है आपके हिसाब से? ओपनिंग कमेंट। दो इसमें जो आपने शुरुआत में ही कही कि राजनीति में कोई घटना घटती है या कोई चाल होती है या कोई चीज़ पहल होती है तो उसके कई भावार्थ होते हैं, उसके कई अर्थ होते हैं और वो देर सवेर निकलते हैं। पहली बात, अगर जिस ढंग से जीतन राम मांझी जी ने पहले एक अपनी राजनीतिक पहल की और वो जनता दल यू से बाहर आए, तो बाहर आने के पीछे ही ऐसा महसूस हो रहा था, शुरुआत में ही महसूस हो रहा था कि वो अकेले अपने दम पे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। और कहीं न कहीं वो एक बड़े राजनीतिक दल के साथ में चलेंगे और वहां उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा जी। तो अगर ऐसी बात थी जो आप अभी स्पष्ट हो गई कि वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने हम रखा और आने वाले समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को स्वीकार किया। मतलब इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेंगे और कितना कैसे लड़ेंगे, कितनी सीटें मिलेंगी तो आने वाले समय मालूम होगा। दो चीजें इसमें जो दिखाई पड़ रही हैं अनिलेश जी, एक तो जिस पहली बात की जिस ढंग से उन्होंने स्वतः ही घोषणा की है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, इसको अंतिम विराम मत दीजिए। ठीक है, चुनाव मतलब के बयान बदल भी सकते हैं, अभी भी कह रहे हैं चुनाव के परिणाम के बाद में स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, एक वो बात है। लेकिन इसके पहले मैं एक बड़ी घटना देख रहा हूं, एक पूर्वाभास का अंदाज हमें हो रहा है जी कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव के पहले और दिल्ली में एक छोटा फेरबदल भी होने वाला है, कैबिनेट का एक फेरबदल होने वाला है जी। जहां तक मैं अनुमान कर सकता हूं, हो सकता है, ये पूरी तरह मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक ऐसी संभावना मुझे ऐसी लग रही है कि जीतन राम मांझी को भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शामिल कर लिया जाए। अच्छा, ये एक संभावना। लेकिन मैं एक बेसिक सवाल पूछना चाह रहा था कि
क्या आपको लगता है कि एक जो समर्थक वर्ग जीतन राम मांझी का उत्साहित रहा होगा इस चुनाव को देखते हुए, या उत्साहित होगा, मान लीजिए चुनाव के बाद क्या होगा सर, इसको तो हम अभी, एक तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मान लीजिए वो सरकार जीतती है, मतलब सरकार बनती है नहीं बनती है, वो तो बात की बात है। एक जो समर्थक वर्ग जो उत्साहित था इस बात से कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, एक विश्लेषक के तौर पर आपको क्या लगता है, उनकी एक्साइटमेंट जो होगी उसमें थोड़ी कमी आएगी? आपको लगता है उत्साह में कमी आएगी, या वो इन एनी कंडीशन मांझी के साथ रहेंगे? ये अब जीतन राम मांझी जी किस ढंग से अपने समर्थकों के बीच में और जहां उनका प्रभाव क्षेत्र है उसमें किस ढंग से जाते हैं और अपना जो उनका मतदाता वर्ग है उससे किस ढंग से संवाद स्थापित करते हैं और क्या प्रेरणा देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो अभी हम लोग चीजें देख रही हैं, जीतन राम मांझी जी पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों में कोई दूरी नहीं थी। तो यह जो एक दोनों के बीच में जो संबंध की प्रगाढ़ता दिखाई पड़ रही है, वह जो है वो इस बात को दर्शाता है या दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनका जो मतदाता वर्ग है, जो उनका जो मतदाता वर्ग पे जिनका उनका विशेष प्रभाव है, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा। पर एक बात इसके साथ एक और चीज हो रही, कई चीजें घटित भी होती जा रही हैं। आप देखेंगे कि कई लोग बिहार में जो है वो बड़े नेता जो हैं, कद्दावर नेता हैं, एकाएक उनको आप देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण श्रेणियां, सुरक्षा की विशेष श्रेणियां वो भी उनको मिल रही है। तो जीतन राम मांझी जी को जो सुरक्षा की श्रेणी दी गई है वो जेड कैटेगरी की दी गई है। तो ये सारी चीजें इंगित कर रही हैं कि वो अपने, जब वो उनको ऐसा महसूस हो और उनके मतदाता को ऐसा, उनका मतदाता वर्ग जो है उसको ऐसा महसूस हो कि उनको विशेष दर्जा दिया जा रहा है, विशेष महत्व दिया जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि सर वो उनको पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट या पॉलिटिकली और भी बड़ा ह्यूमंगस साबित करने की कोशिश हो रही है। एक सवाल मेरा आपसे मुकेश सिंह साहब, कि जीतन राम मांझी साहब जब उभरे एक बड़े नेता के तौर पर, तो उनके पीछे या उसके पीछे एक रीजन ये भी था, या कहा जा रहा था कम से कम, कि ठीक है एक दलित नेता के तौर पर उभरे हैं जो नीतीश कुमार को चुनौती दे सकता है। ये एक बड़ी बात थी उसके पीछे, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हुआ नहीं था कि बिहार की राजनीति में किसी दल में रहने वाला व्यक्ति बाहर निकलता हो और एक पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश करता हो। वो बात अब सीएम कैंडिडेट नहीं रहने पर आपको लगता है कि वो लाइन थोड़ा सा श्रिंक करेगा, जो लकीर खींचने की जीतन राम मांझी ने कोशिश की? जैसा मैंने पहले भी कहा कि उस लाइन, वो जो एक, अगर जीतन राम मांझी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते तो बात अलग होती, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और उसने अपनी कोई घोषणा नहीं की है, और वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बिना सीएम के जो उम्मीदवार हैं या सीएम के पद के जो व्यक्ति होंगे उसके बारे में उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। वो उनकी एक राजनीतिक सोच है और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को उस चेहरे के रूप में उतारा है जो नीतीश कुमार, जो दूसरा जो गठबंधन है, जो यूपीए का गठबंधन है, उस गठबंधन के जो चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किए गए हैं, वो निवर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल बेसिक सवाल पूछता हूं मुकेश सर आपसे, ठीक है? मान लीजिए लोग अभी आपको दर्शक देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो जीतन राम मांझी को समर्थन देना चाह रहा होगा नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होने के बाद, बहुत सारे लोग होंगे, वो जब आज सुन रहे होंगे कि जीतन राम मांझी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं या दावेदार नहीं हैं, और क्योंकि जीतन राम मांझी साहब अभी गठबंधन में हैं, तो गठबंधन के तहत वो जो फैसला होगा वो सभी मिलकर करेंगे, ये हम और आप सुनते आ रहे हैं। उसके मन में क्या ये उनके पार्टी के नेता या वो जिनको समर्थन देना चाहते हैं उनके गठबंधन की मजबूरी को वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा? मेरा ये कहना है। देखिए अनिलेश जी, जब चूंकि कोई भी व्यक्ति और कोई भी राजनेता जो होता है वो पूरे राज्य में स्वीकार होता है, तो जहां तक हम लोगों ने देखा, जितने भी सर्वे आए, उन सर्वों में जितने भी सर्वे आए, उनका जो निष्कर्ष आया उसमें नीतीश कुमार के समकक्ष कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में व्यक्ति नहीं आया। घोषणा अलग हो रही थी और बातें अलग हो रही थी और उसका प्रभाव क्षेत्र अलग आ रहा था। तो यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि जीतन राम मांझी जी का चेहरा अगर लाया जाए तो पूरी तौर पे पूरे बिहार में वो नीतीश कुमार के समकक्ष नहीं होगा। ठीक है, सर्वे तो मांझी भी जान रहे होंगे कि वो अकेले अपने दम पर नहीं जी सकते। इसलिए रणनीति का बदलाव हुआ, जो एनडीए की रणनीति का बदलाव हुआ कि जीतन राम मांझी जी को उनकी महत्ता को नहीं घटाया जाए, उनके कद को ऊंचा किया जाए, उनकी राजनीतिक जो उनकी पहुंच और परख है उसका उपयोग किया जाए, और जो उनका मतदाता वर्ग है उसको यह मैसेज देने की कोशिश की जाए कि जीतन राम मांझी जी का जो अपमान, तथाकथित अपमान या जो अपमान की बात की जा रही है या उनके कद को घटाने की बात की जा रही थी, वो हम लोगों ने इस एनडीए ने इसको स्वीकार किया है और उनके कद को बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। और मतदाता को अब जो आने वाला समय अनिलेश जी है, जो अभी 50-60 दिन का जो समय चुनाव का प्रारंभ होगा और अंत होगा, उसमें यह महत्वपूर्ण होगा कि जीतन राम मांझी जी एनडीए में किस ढंग से कार्य करते हैं और अपने मतदाता वर्ग को किस ढंग से प्रभावित करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि गठबंधन के अंदर
उनकी स्थिति अभी आने वाले दिनों में कैसी रहती है। एक ये पॉइंट, ठीक है, एक ये पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन एक और बात समझना चाहता हूं कि ये भी कहा जा रहा था कि भाई 30 से 35 या 40 सीट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर जीतन राम मांझी बहुत ही प्रभावशाली होंगे। मान लीजिए ऐसा अगर हो जाता है तब तो फिर वो एक बार फिर से रेस में आ सकते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन अब इन खबरों के बाद भी आपको लगता है कि उनका प्रभाव लगातार बना रहेगा, या आपको लगता है कि कहीं गठबंधन का, एक बड़े गठबंधन का छोटा हिस्सा बनने से इस पर फर्क भी पड़ सकता है? देखिए, मैं इसको 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखूंगा। पहली बात कि अगर परिस्थितियां कैसी बनती, चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, और जो भी दोनों गठबंधन हैं उसमें जो अलग अलग महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, उन पार्टियों को कितनी सीटें मिलती हैं, और अगर किसी को स्पष्ट सीट मिल जाती है, स्पष्ट जनमत मिल जाता है, किसी भी गठबंधन को स्पष्ट जनमत मिल जाता है, तो परिस्थितियां ही निर्मित नहीं होंगी। अगर एनडीए को स्पष्ट निर्देश जनता देती है, स्पष्ट जनादेश देती है, ऐसी स्थिति में वहां के घटक दल जो है उनकी क्या स्थिति होती है? ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस समीकरण को ध्यान में देते हुए, क्योंकि इसके बाद यूपी का चुनाव होने वाला है, यूपी का भी चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव में कौन व्यक्ति ज्यादा प्रभाव डालेगा, या देश के बाकी हिस्सों में ऐसा कौन व्यक्ति ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, और क्या महत्ता हो सकती है, ये भी आपको देखने की बात होगी। हाँ, ठीक है। तो दो जो चीजें जीतन राम मांझी जी के बारे में स्पष्ट हैं कि एक कि उनका कद जो है वो बढ़ा, मतलब हमेशा उसको वजन दिया जाएगा, उसको महत्व दिया जाएगा, अभी जो एनडीए का जो अभी की जो स्थितियां हैं, और दूसरी चीज है इस चुनाव में उनको आगे प्रचारित प्रसारित करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर उनको एनडीए पेश करेगी। हाँ, तो ये तो मतलब एक इंटरडिपेंडेंसी वाली बात हो गई कि ठीक है, बीजेपी को दलित वोट चाहिए, वो जीतन राम मांझी के साथ जाएगी, और जीतन राम मांझी साहब अब क्योंकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है तो उनको बहुत ही रोजी फील करा है बीजेपी, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि क्योंकि अभी भी शकुनी चौधरी साहब का बयान था कि भाई वो चाहते हैं या वो मानते हैं कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। पप्पू यादव साहब ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का विकास कर सकता है तो जीतन राम मांझी है। ये जो एक फैक्टर है, ये जो एक चाहत है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक जनरल स्टेटमेंट मानते हैं आपकी, ठीक है, किसी भी दल का आदमी तो कहेगा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या फिर जो लोग राजनीतिक तौर पर भी मांझी को उस लेवल पर देखना चाह रहे थे उनके लिए भी एक सैड न्यूज़ हो सकता है ऐसे में? नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि इसको आप 3 नजरिए से देखेंगे। पहला नजरिया ये कि जो जनता के पास से जो मंतव्य आ रहा है, जिसको सर्वे ने भांपा, सर्वों अलग अलग जो सर्वे हुए उसके माध्यम से भांपा गया, ये इसको देखा गया। सर्वे की बात नहीं है, मान लीजिए सर, ठीक है, जीतन राम मांझी भी अगर हम और आप ये कहें कि जीतन राम मांझी कोई भी पॉलिटिकली नहीं भी वो सोचेगा कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से निकलकर वो सीधे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। सर्वे में मान लीजिए नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के तौर पर लोकप्रिय दिखाए जा रहे हैं, जीतन राम मांझी भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, जीतन राम मांझी अकेले दम पर मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन जब वो कारवा लेकर निकले थे कि एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर पैरेलल लाइन खींच देंगे, वो जब उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वो नहीं रहेंगे सीएम, तो ऐसे में जो उनका काडर है या जो काडर बनता उसकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, ये समझेंगे छोटे से विराम के बाद। जीतन राम मांझी की पॉलिटिकल स्थिति, राजनीतिक स्थिति उनकी, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। एमके सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, एक और बात मैं समझना चाह रहा था कि क्योंकि पूरे देश की राजनीति ही आजकल दलितों के पीछे घुमाने की कोशिश हो रही है, कितना उनके हक में होता है ये अलग चर्चा का विषय है। बीजेपी कह रही है कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दे दिया, लालू कहते हैं कि हमने सामाजिक न्याय किया, नीतीश कहते हैं कि हमने विकास किया, और शायद इसलिए जीतन राम मांझी की चर्चा एक ऐसे फोर्स के रूप में हुई थी जो पहली बार बिहार की राजनीति में अपना हक मांगने आगे निकला था। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अब यहाँ से एक तरफ जब आप कहते हैं कि एमके सर, मतलब आप ये कहते हैं कि बीजेपी पर निर्भर करेगा कि वो कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करती है जीतन राम मांझी को, जीतन राम मांझी का रिएक्शन वैसा होगा। पर अगर व्यक्तिगत तौर पर मांझी साहब के लिए कुछ देखने का प्रयास करें हम, तो क्या अगली बार या उनकी जो अगली नज़र होगी वो सीटों के बंटवारे पर होगी, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है शायद आगे जहाँ वो अपने आप को मजबूती से लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर सके। दैट आई एम नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ दिस गठबंधन, आई हैव गॉट माई ओन स्ट्रेंथ ऑल्सो। कैसा लगता है आपको? नहीं, आपने बहुत ही जो इसका मूल जो है वो तत्व उस पर आपने उसको सामने में लाया है। पहली बात कि जो ये गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उस गठबंधन में जो हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, उनकी पार्टी जो है उसको किस ढंग का जो
ट्रीटमेंट है। टिकटों का बंटवारा होगा तो कितनी सीटें मिलेंगी और कैसी सीटें मिलेंगी और उसमें कितने लोग उनकी जीत के आते हैं और जीत के आने के बाद में उनका जो कद है वो कैसे घटेगा बढ़ेगा वो चुनाव के बाद दिखाई पड़ेगा। जो चीजें अभी दिखाई पड़ रही हैं उसमें उनको एनडीए जो है जीतन राम मांझी जी को पार्टी में लाया गया और उनको मान सम्मान दिया गया, उनकी सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया, उनकी हैसियत को बढ़ाने की बात की गई, उनको मंच में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वो सारी चीजें इस बात को दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो उनका वोट बैंक है उसको भी ध्यान में रख रही है और उसके हिसाब से बड़े सुलझे हुए तरीके से आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज जो दिखाई पड़ रही है कि जीतन राम मांझी जी जो आए हैं तो वो उनको प्रचार प्रसार में पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के प्रचार प्रसार में कितना उनको महत्व मिलता है और कितना अहम उनका योगदान होता है। क्योंकि अगर वो जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से एक मतदाता वर्ग है जिसको वो रिझाने में, लुभाने में और उनको प्रेरित करने में वो कुछ ना कुछ असरदार हो सकते हैं। तो वो चीज देखने की बात होगी। तीसरी बात जिसकी संभावना मैंने व्यक्त की कि अगर ऐसा भी एक हो सकता है कि इनके कद को और ऊंचा बना दिया है जिसका कि प्रभाव जो है वो बिहार की राजनीति पे पड़े और देश की राजनीति पड़े जिसकी आपने चर्चा की। तो अगर ऐसा कहीं कैबिनेट में रिसफल हो रहा हो, सेंट्रल कैबिनेट में रिसफल हो रहा हो तो ऐसी भी संभावना मुझे लगती है कि उनको एक ऊंचा दर्जा देके एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उनको केंद्र में शामिल किया जाए जिससे कि बिहार के चुनाव में प्रचार करने में भी सुविधा हो और उसका लाभ भी एनडीए गठबंधन को मिले। ठीक है, लेकिन अभी मान लीजिए ये एक संभावना है, लेकिन अभी तो विपक्ष सवाल पूछेगा मुकेश सर कि आपने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं, अगर आप हमारे साथ ले गए, हमारे साथ से उनको वापस ले गए या अपने साथ ले गए तो सम्मान के नाम पर आपने दिया क्या, ये तो पूछा जाएगा। और अगर मांझी कहते हैं कि ठीक है जो बीजेपी फैसला करेगी या गठबंधन जो फैसला करेगा हम उसके साथ हैं, तो फिर उनकी अपनी आइडेंटिटी अलग से आज की तारीख में वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, मेरा ये पूछना था। नहीं, इसमें अनिलेश जी अगर जीतन राम मांझी जी जितने समय में वो एक बिहार में सामान्य मंत्री के रूप में थे और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के बनने के बाद जो तेजी से राजनीतिक घटना चक्र में बदलाव आया और जिस ढंग से जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक कद बढ़ा है और जीतन राम मांझी जी को जितना कि यहाँ को अहमियत दी जा रही है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, और धीरे धीरे मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उनको देश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं एक वजन दिया जा सकता है कि जिस ढंग से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, जनता को प्रभावित कर रहे हैं, नए अपने मतदाता वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसी दो चीजें मुझे दिखाई पड़ रही हैं कि एक तो बिहार में वो जो भी अभी चुनाव आएगा उसमें उनकी योग्यता मानी जाएगी और उनका वो महत्वपूर्ण एक जो प्रभावशाली भूमिका में एक आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे सर, एक आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे कि अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बाहर निकले, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्या ये भी एक वजह है कि जीतन राम मांझी को एक हद से ज्यादा बीजेपी भी वेटेज नहीं देगी कि कल को वो फिर से बागी हो सकते हैं, कल को वो अपनी आइडेंटिटी के लिए और भी अलग से कुछ मकाम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्या इसकी भी एक संभावना हो सकती है? नहीं, इसकी देखिए राजनीति तो संभावनाओं का ही मतलब वो पूरी संभावनाओं पे ही टिका रहता है। लेकिन जो जिस ढंग से चीजें बनाई और जो उसको पीछे से राजनीति में जो चीजें दिखाई पड़ती हैं उसको पीछे से भी संचालित किया जाता है, पर्दे के पीछे से भी संचालित किया जाता है। ठीक है, तो दो जो चीजें जीतन राम मांझी जी के बारे में नीतीश जी ने जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया या जनता दल यू ने हटाया, क्योंकि नीतीश जी ने तो जनता दल यू का वो निर्णय था, विधायक दल का निर्णय था, उसका जो भी कारण रहा हो, तो उसको जब हटाया तो उसके बाद में जिस ढंग से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सपोर्ट किया, अपनी तरफ लाने का प्रयास किया, लेकिन क्या वो एक लेवल से ज्यादा जाएगा, ये सवाल बरकरार है। मेरे पास वक्त की कमी इसलिए माफी चाह रहा हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम विश्लेषण करते नजर आए और इसका क्या नतीजा होगा मान लीजिए वो तो मांझी जी जानते होंगे, बीजेपी जानते होंगे, उनका रिश्ता कैसे रहता है वो तो आगे पता चलेगा, चुनाव के बाद भी सीटों के आधार पर भी तय होगा। फिलहाल जो एक रिश्ता आपके साथ डीएनए के माध्यम से बना था उसमें आज एक आखिरी बार मेरी तरफ से नमस्कार।